दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना में गए थे और पटना में उन्होंने एक साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे जो पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मेरी नज़र में है वो था एक संविधान सुरक्षा एक उनका अभियान था जो आजकल कई शहरों में अलग अलग राज्यों में हो रहा है। संविधान की रक्षा का अभियान, उस पर उन्होंने पटना के एक बहुत बड़े सभागार में, जो सबसे बड़ा सभागार माना जाता है, बापू सभागार, उसमें उन्होंने एड्रेस किया और ये ऑर्गेनाइज किया था सामाजिक संगठनों ने। इसमें उनकी पार्टी की कोई भूमिका सांगठनिक तौर पे नहीं थी, लेकिन पार्टी के नेता वहाँ आए थे। आम तौर पे जो सुनने आए राहुल गांधी को लोग, या राहुल गांधी जिनको सुनने गए, वे सभी लोग आम तौर पे सामाजिक संगठनों के लोग थे। उसमें कुछ एक लोग एक दर्शक के तौर पे या एक ऑब्जर्वर के तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे। उनमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, कई और पदाधिकारी थे। लेकिन ये सम्मेलन पूरी तरह यूं कहा जाए नॉन पार्टी कॉन्फ्रेंस था, नॉन पार्टी एक सम्मेलन था। तो ये प्रयोग राहुल गांधी आमतौर पे कई प्रदेशों में कर रहे हैं, खासतौर पे जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है। दक्षिण के जैसे कर्नाटक में या तेलंगाना में, इन राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तो वहां उनको ऐसे कार्यक्रमों की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस मजबूत नहीं है, या जिन प्रदेशों में कांग्रेस का ओरिएंटेशन प्रो सोशल जस्टिस नहीं रहा है, वहां पर ऐसे सम्मेलनों की उनको जरूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने पटना में अपनी पार्टी का भी एक बड़ा सम्मेलन एड्रेस किया। बहुत बड़ी बैठक थी सदाकत आश्रम में, जो पार्टी का एक कार्यालय है, बहुत बड़ा पुराना कार्यालय है। आज़ादी की लड़ाई से इसका रिश्ता है। और तीसरी जो उनकी एक मुलाकात थी, बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जिनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई है सरकार की तरफ से, उन आंदोलनकारी छात्रों के बीच भी वो गए। चौथा जो बहुत दिलचस्प कार्यक्रम था, वो लालू यादव के परिवार से मिले, राबड़ी निवास जाकर। और इसके अलावा वो तेजस्वी यादव, जो भी वहाँ पर विपक्ष के नेता हैं और पार्टी के दिग्गज युवा नेता माने जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री का आज ही तय किया गया है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के वही उम्मीदवार होंगे। तो उन सबसे उनकी मुलाकात हुई है। एक जो अफ़वाह थी, या एक एक खबरें चल रही थी कि दोनों में मनमुटाव है, वो स्थिति कम से कम आज की मुलाकात के दौरान तो बिल्कुल नहीं दिखी। लेकिन जो सवाल मेरे दिमाग में है, उनकी पूरी यात्रा के को देखते हुए, कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, न सिर्फ बिहार में आज, बल्कि पूरे देश में घूम-घूम कर संविधान की रक्षा की बात, सामाजिक न्याय की बात, जातिवार जनगणना की बात, और जातिवार जनगणना के जो आंकड़े उपलब्ध होंगे उसके आधार पर वो एफर्मेटिव एक्शन और अन्य जो सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम हो सकते हैं, उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बातें अकेले अगर राहुल गांधी पूरे देश में करेंगे कांग्रेस की तरफ से, तो ये बातें कैसे लागू कैसे होंगी? इनको अमली जामा कौन पहनाएगा? अब पूछा जा सकता है राहुल गांधी से कि बिहार में उनकी पार्टी उनके इन संदेशों को, खास तौर पे सामाजिक न्याय के, जातिवार जनगणना के, आरक्षण के, 50% की आप सीमा तोड़ेंगे, ये सब जो बातें आप कह रहे हैं, उसको आपकी पार्टी जो बिहार में है, क्या उसको लागू करने का उसकी तनिक भी मंशा है? क्या उसका कोई कमिटमेंट इसके लिए है? कोई इसका एक सर्वे करा ले? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी एक अलग पार्टी भी बनानी तब पड़ेगी। इस पार्टी से काम नहीं चलेगा। या तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो हृदयांतरण कर दें, उनका मिजाज बदल दें। उनकी विचारधारा ही नहीं, उनका मिजाज भी, उनका दिल भी आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो देखा है कि एक दौर में कांग्रेस पार्टी में आरक्षण को लेकर बहुत रोष था, बहुत रोष था। तो वो दिन भी नहीं भुलाए जा सकते। तो हिंदी हार्टलैंड में, खासकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ये समस्या बहुत ज्यादा है। कर्नाटक में नहीं है। हो सकता है
आंध्र तेलंगाना में भी ना हो उस तरह से। लेकिन हिंदी हार्टलैंड में चूंकि कांग्रेस का अपर कास्ट बेस रहा है, लीडरशिप अपर कास्ट के हाथ में रही है, इसलिए वो सोशल जस्टिस और एफर्मेटिव एक्शन को लेकर इंडिफरेंट रहे हैं। इंडिफरेंट ही नहीं, उसके आलोचक और निंदक रहे हैं, उससे टकराते रहे हैं। अब ये पटना की यात्रा में राहुल गांधी ने इसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म खोजा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी बात जो बिल्कुल संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बिहार में अति पिछड़े, जो नीतीश कुमार जी का जनाधार रहा है, जिन क्षेत्रों में, जिन सामाजिक समूहों में, उसमें कांग्रेस के लिए अपना अपना आधार खोज रहे हैं, अपने तलाश कर रहे हैं। क्योंकि जो ओबीसी है, ओबीसी का जो ऊपर का तबका है, वो आमतौर पे आरजेडी के साथ है। माइनॉरिटी कम्युनिटी आरजेडी के साथ है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए भी बहुत कांग्रेस का भी बहुत मुरीद है, खासकर राहुल गांधी के इमरजेंस के बाद। दलित समाज भी एक हद तक कांग्रेस को फेवर कर सकता है, लेकिन अति पिछड़ों में आरजेडी का उतना आधार नहीं है, तो राहुल गांधी हो सकता है इसमें तलाश रहे हों। क्योंकि उनके जो संविधान का जो सम्मेलन आज हुआ, उसमें किसी और विषय पर तो नहीं, लेकिन सबसे जीवंत बहस जो हुई अति पिछड़ों के मसले पर एक पैनल डिस्कशन के दौरान हुई। इससे संकेत मिलता है कि उनकी रुचि अति पिछड़ों को मोबिलाइज करने में जरूर है, लेकिन अति पिछड़ों का कोई नेता उनकी पार्टी में नहीं है। वहां सभा में भी किसी ने कह दिया कि आपकी पार्टी ने किसी जिलाध्यक्ष को नहीं नियुक्त किया जो अति पिछड़े वर्ग से आता हो। तो ये सारी समस्याएं इस राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान दिखाई पड़ी हैं। दोस्तों, हमने इस विषय पर सोचा कि अपनी इस टिप्पणी के बाद मैं जरूर बिहार के किसी वरिष्ठ पत्रकार से बात करूं। हेमंत जी, आप पटना में हैं और आपने देखा है आज की क्या हुआ पटना में। राहुल गांधी के आज के इन कार्यक्रमों को, खासकर 3 कार्यक्रम अगर मैं कहूं, एक तो पार्टी दफ्तर में एक सभा करना, दूसरा जो उनका संविधान रक्षा सम्मेलन है, जिसको सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा गया कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया बापू सभागार में, जो वहां का सबसे बड़ा सभागार माना जाता है, और तीसरा जिसकी तरफ नजर कम गई है लोगों की, वो है गर्दनी बाग में जाकर बीपीएससी के जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मुलाकात। इन तीनों घटनाक्रमों के बीच आप राहुल गांधी की इस बिहार ट्रिप को कैसे इवेल्युएट करते हैं? जी धन्यवाद। एक चीज शायद आप भूल रहे हैं कि राहुल गांधी की जो चौथी बात थी वह आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी, वहां पहुंचे। फिर वो लालू यादव से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए उनके आवास पर गए। तो इसका भी राजनीतिक मतलब है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल गांधी का की जो पटना यात्रा है, पटना यात्रा बिल्कुल राजनीति के कई तरह के संदेश दे करके गई है उनकी यह यात्रा। एक यात्रा जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है, मैं उसकी पहले चर्चा करना चाहता हूं। वह यह है कि जो इंडिया अलायंस को लेकर के, और खास करके बिहार में आरजेडी और बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अनबन है, सीटों को लेकर के तालमेल में दिक्कत आएगी, कांग्रेस बढ़ेगी तो आरजेडी जो है कमजोर हो जाएगा। इस तरह की जो बातें चल रही थी, खास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया का, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया में इन चीजों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था बहुत पहले से भी। और इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस के मजबूत होने से बिहार में आरजेडी को खतरा होगा, इसलिए आरजेडी जो अब सतर्क हो गया हुआ है। इसीलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, बिहार में तो हम साथ है ही, हमारा महागठबंधन है। तो इन चीजों का जवाब एक तो उन्होंने पटना आते के साथ दिया। उसको आप एक कह सकते हैं कि पोजिशनिंग जो होती है, जो इंप्रेशन जो देना होता है, परसेप्शन बनाना होता है, उस लिहाज से। क्योंकि आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी एयरपोर्ट से उतर करके बाहर आ रहे थे और उनका काफिला, क्योंकि ये लालू और राबड़ी जी का जो आवास है वो एयरपोर्ट के आसपास ही है, तो रास्ता उधर से ही गुजरता है वहां जाने के लिए, जहां वो कार्यक्रम था संविधान सुरक्षा सम्मेलन।
तो उधर से गुजरने के साथ जैसे ही उनका काफिला आगे गुजर गया कि मीडिया के एक हिस्से में ये खबर चलने लगी कि लालू यादव से और उनके ये मिलने के लिए राहुल नहीं गए। लेकिन अगले ही कदम में उनको ये थोड़ी देर के बाद जब सूचना मिली कि राहुल गांधी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी की जो चल रही है वहां मिलने पहुंच गए और तेजस्वी यादव उनके स्वागत के लिए बाहर खड़े थे वहां पर। तो अब समझ लीजिए कि किस तरह का नैरेटिव चल रहा है। तो आप मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि इससे आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल मैसेज देना था राहुल गांधी को, उस मैसेज से पहले तैयारी ये थी ये बताना कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। तो राहुल गांधी लालू यादव से नहीं मिलने के लिए गए, ये तय हो गया। इस पर बातचीत होने लगी कुछ, बस उसके बाद फिर बातचीत बदल गई वो, क्योंकि वो जो बातचीत थी वो झूठी साबित हुई कि ऐसा नहीं है कि उनको बाईपास करके जा रहे हैं। खैर, तो इससे ये संदेश दिया गया कि जो इंडिया अलायंस है और खास करके बिहार में आरजेडी के साथ जो उनका संबंध है, उस संबंध में कोई दरार नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। ये और दूसरा कि जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, जिस एजेंडे को राहुल गांधी आगे अग्रिम मोर्चे पर लेकर के चल रहे हैं, संविधान सुरक्षा का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, जाति जनगणना का सवाल हो, ये सवाल जो है वो सामाजिक न्याय की शक्तियों के साथ मिलकर के लड़ा जा सकता है, ये भी मैसेज उन्होंने दिया। लेकिन हेमंत जी, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में आमतौर पे अगर आज से हम 20 साल 25 साल पहले की बात करें, बल्कि 30 साल पहले की भी बात करें, तो अपर कास्ट प्लस जो एससी एसटी कम्युनिटी है और माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक समाज, इन तीन तरह के समुदायों की सबसे रिप्रेजेंटेटिव पार्टी रहा करती थी जब वो शासक पार्टी थी। झारखंड तब बिहार का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद लगातार बदलाव होता गया और वो आज सिमट कर रह गई है। वो सामाजिक न्याय की बातें जरूर राहुल गांधी कर रहे हैं, जमकर कर रहे हैं, किसी भी और सामाजिक न्यायवादी नेता से ज्यादा साफ ढंग से कर रहे हैं। लेकिन बिहार का अगर हम जिक्र करें या यूपी का भी जिक्र करें, हिंदी हार्टलैंड का, तो उनकी पार्टी के अंदर उनकी जो स्टेट इकाई है वहां सामाजिक न्याय के प्रति, एफर्मेटिव एक्शन के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाई देता है पार्टी का। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई को कहां कैसे पहुंचा पाएंगे राहुल गांधी, खासकर अपनी पार्टी के मौजूदा स्ट्रक्चर में? जी, मैं वहीं पर आ रहा था और मैंने जो कहा कि राहुल गांधी अपनी ओर से जो कुछ करना चाहते हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन बाकी की पार्टी उनकी करे, बाकी की स्टेट इकाइयां करे, स्टेट इकाई को रिप्रेजेंट करने वाले, उसको लीड करने वाले जो लोग हैं वो करे, उसके उसके लिए तो जरूरी है कि उस तरह का लीडरशिप हो, जो कि नहीं है कांग्रेस के पास। आज की तारीख में कांग्रेस के पास अपर लीडरशिप स्टेट में क्या है? एक स्टेट प्रेसिडेंट है और एक विधान परिषद में और एक विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। स्टेट की कोई अपनी इकाई नहीं है, जिलों में जिलाध्यक्ष है लेकिन जिलों की कोई इकाई नहीं है। जो उनके जो सांगठनिक ढांचा है, जो जिलाध्यक्ष है, उसमें मुश्किल से एक दो लोग जो है वो पिछड़ी जाति से, अति पिछड़ा कोई नहीं है उसमें। तो ये जो ढांचा है, इस ढांचे जब आप जाति जनगणना का सवाल उठाते हैं, प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हैं, बताते हैं कि निर्णय लेने वाले पोजीशन पर कौन कौन लोग काबिज हैं और किस तरह के चेहरे हैं, जब भारत सरकार में आप सेक्रेटरीज के का नाम लेते हैं, तो आपको अपने संगठन में उन चीजों को दिखाना पड़ेगा। आप एक दृश्य भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें लगे कि इस तरह के लोग हमारी पार्टी में हैं जो इन सवालों को लेकर चैंपियन बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो पूरा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या सिर्फ राहुल गांधी बात करेंगे जाति जनगणना की, आरक्षण का, सामाजिक न्याय का, संविधान बचाने का, या उनके बाकी के जो लीडर हैं, क्या जिलों में वो सम्मेलन होगा और जिलों में उनके नेता जाकर के वहां भीड़ जुटाएंगे किसी बड़े सभागार में और वहां ये बात करेंगे? इन चीजों को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है? मल्टीप्लाई करने में किसने रोक रखा है आपको? तो ये जो लीडरशिप है, उस जैसे कि आज जो आप दृश्य देखेंगे, जो बापू सभागार में जो लोग बैठकी जिन लोगों की थी,
उस अग्रिम पंक्ति में इनके जो लोग थे, अखिलेश सिंह स्टेट प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट मदन मोहन झा, फिर पार्टी के विधायक जो हैं अजीत शर्मा, फिर ऐसे ही कुछ लोग और लोग थे, जिन बाकी के जो लोग पीछे थे, उनमें पीछे जो लोग थे उसमें दलित और पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के लोग भी थे। दृश्य बनाने के लिए आपको चाहिए था कि इन लोगों को आगे करते, उसमें महिलाएं भी थी, उन महिलाओं को उन आप अपनी ही पार्टी के लोगों को आप आगे बिठा करके और खुद पीछे बैठ जाते, तो इससे बहुत कुछ बदलता नहीं है, लेकिन दृश्य बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है कि हम आपको, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात हो रही है, आरक्षण का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है, संविधान का सवाल है, इन सवालों पर हम इन चीज आपको आगे रखना चाहते हैं, आप इन चीजों को लेकर के चैंपियन बने। तो ये आपका सही सवाल है कि आपको संगठन में उस तरह के चेहरे तो लाने पड़ेंगे जो इन सवालों को लेकर जनता के बीच में जाए। जी, एक प्रश्न और उठ रहा है, खासकर जब बिहार में नीतीश कुमार जी और उनकी राजनीति माना यह जा रहा है कि कमजोर हो रहे हैं। नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, उनकी राजनीति का आधार भी कमजोर हो रहा है। लेकिन यह सच है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने बिहार के अति पिछड़ों में जबरदस्त आधार तैयार कर रखा था, और जो आरजेडी के लिए चुनौती हमेशा बना रहा। आरजेडी ने पिछड़ों में आधार बनाया, माइनॉरिटी कम्युनिटी में बनाया, दलित सेक्शन में भी एक हद तक बनाया, लेकिन अति पिछड़ों में जो आधार नीतीश जी का था वैसा किसी के पास नहीं था। क्या ये आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की नजर अति पिछड़ों की तरफ है? क्योंकि मैंने सुना कि बापू सभागार में जो एक पैनल डिस्कशन बहुत प्रमुखता से राहुल गांधी के सामने रखा गया था कार्यक्रम में, वो अति पिछड़ों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर था। तो क्या ये जो मुद्दा है अति पिछड़ों का, क्या राहुल गांधी जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसके जनाधार में घुसपैठ की कोशिश की एक रणनीति लेकर गए थे पटना? ऐसा माना जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, वो उनके एजेंडे में ये है जो आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को अपने फोल्ड में लाना, उनके ऊपर काम करना उनके एजेंडे में है। लेकिन दिक्कत ये है कि राहुल गांधी अच्छी अच्छी बातें करते करते कभी कभी ऐसी बातें कहे जाते हैं जो कि पूरी उस पर पानी फेरता हुआ नजर आता है। जैसे कि जिस पैनल डिस्कशन की बात आप कर रहे हैं, उस पैनल डिस्कशन में अति पिछड़ा समाज से और उसका संगठन चलाने वाले एक नेता विजय चौधरी हैं जो कि आए थे, और उनको मौका दिया गया बोलने के लिए। उन्होंने अपनी बातें रखी उन सवालों पर। लेकिन राहुल गांधी जब बोल रहे थे उसमें अति पिछड़ा का कोई एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेना उनके ये जुबान से निकला ही नहीं उनके, जबकि कर्पूरी ठाकुर इस सवाल के सबसे बड़े चैंपियन नेता माने जाते हैं। तो ये हो सकता है, मैं नहीं मानता हूं कि कर्पूरी जी के प्रति उनके मन में कोई अनादर या कोई ये उनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन ये है कि आप किस तरह का वर्कआउट करके आते हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि अगर ये आपके जहन से बात उतर जाती है तो इसको लोग रेखांकित करते हैं। और एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने आज किया, उस पर भी मैं बात करना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं लेकिन बिहार जैसा फेक नहीं। फेक नहीं, हाँ। अब ये तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है ये। आप उसको फेक कैसे कहेंगे? आप उस सरकार में शामिल थे जी, लेकिन एक चीज जिस सर... बताइए, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल ये बात जो है बिल्कुल शिद्दत के साथ मैं आपकी आपकी इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल संक्षेप में ये समझना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते करते अचानक जो इस तरह के ब्लंडर करते हैं जिसका जिक्र भी आपने किया, ये ब्लंडर क्या इसलिए तो नहीं है कि कंटेंट जो प्रोवाइडर हैं या जो कंटेंट तैयार करते हैं हर नेता के लिए, कोई इसमें बुरी बुरी बात नहीं है कि कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, कोई रिसर्च दे रहा है, कोई स्पीच लिख रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है, हर नेता को ऐसा करना चाहिए, मेरा ये मानना है। कहीं उसमें गड़बड़ी हो जा रही है कि उनके स्पीच राइटर, उनके कंटेंट प्रोवाइडर, उनके रिसर्च करने वाली टीम, उसमें कोई समस्या है कि सबाल्टर्न इश्यूज को लेकर, एफर्मेटिव एक्शन, सोशल जस्टिस के इश्यूज को लेकर उनके पास लोग नहीं है, गलत जानकारियां हैं, और इस कारण से उनकी स्पीच में ये ब्लंडर हो जा रहा है। आपको क्या लग रहा है?
मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ और मैंने बहुत नजदीक से इसको देखा है। और पटना के कार्यक्रम की वजह से मैंने और इसमें भीतर अंदर जाकर के इसको देखा है। ये बिल्कुल कमी है उनके पूरी टीम में, जो कि सबाल्टर्न का सवाल हो, ये अति पिछड़ों का सवाल हो, ये सारा सवाल जो है, इसको इसको लेकर के बहुत गंभीर फीडबैक देने वाले लोग उनके पास नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा था कि जो पटना में जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन हुआ है, उसका फॉर्मेट तो ये होना चाहिए था कि आप राहुल गांधी 4 घंटे बैठ करके वहां पर पैनल डिस्कशन सुने, लोगों से संविधान के साथ रोज बरोज कैसे खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के निजी जीवन में, लोग सार्वजनिक स्पेस में उन चीजों को लोग जो लोग भोग रहे हैं उनसे बातचीत हो। और ऐसे ढेर सारे सामाजिक समूह हैं जो इन चीजों को फेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं जा रही है। यह एक ऐसा अवसर था, या अभी तो ये शुरू हुआ है, देश के अन्य राज्यों में आप करेंगे, लेकिन क्या पटना में आप इसको चाहते तो इस फॉर्मेट को बदल सकते थे, जिसमें कि इस तरह के लोगों से आप लंबी बातचीत करते, उनको बोलने का मौका देते, आप सुनते, आप उन्हीं की बात सुनते, आप अंतिम में कुछ बोलते, उनकी बात सुनते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा ये चीजें नीचे तक जाती। बल्कि ये जो कुछ हुआ, जिस पैनल की बात आप कर रहे थे, मैं तो सब कुछ देख रहा था, बिल्कुल उसमें वो बिल्कुल एक तरह से उसको कह लीजिए कि उसको ये खाना पूर्ति की तरह मैं मानता हूं कि उसका कोई बहुत अधिक कोई मतलब नहीं है। आप 2 मिनट 1 मिनट किसी को बोलने के लिए बुलाइए और उसके बाद तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन जो सवाल ये है, जिस ब्लंडर की बात मैं कर रहा था, कि अगर उसके आधार पर आप कहेंगे तो एक तो कानूनी मसला ये है कि जो आरक्षण अलग अलग समूहों का जो बढ़ाया गया बिहार में, उसका दायरा 75% हो गया, 10% वो सवर्णों का जो आरक्षण है वो भी मिला दिया जाए उसमें, तो तब तो उस कानूनी लड़ाई को भी आप खारिज कर देते हैं कि वो जो कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया उस आधार पर, उसी जाति जनगणना के सवाल पर। दूसरी बात की एक पॉलिटिकल हमला जो आप बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे, और कि ये हमने करवाया है और बीजेपी इसके लगातार खिलाफ थी, तो एक जी पॉलिटिकल एजेंडा भी अपने हाथ से आप जाने देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन चीजों को बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोलते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग उनको फीडबैक दे रहे हैं, उस टीम में इस बात की कमी है कि आप उन चीजों को कैसे उन तक पहुंचा रहे हैं, कितनी गंभीरता है उसमें। और निश्चित रूप से ये उसमें इस तरह के लोगों की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। मैंने निजी तौर पर यह अनुभव किया है कि ये जो लोग चाहते थे कि उन तक ये बातें जाए, जो कुछ नई चीजें एक्सप्लोर होकर के वहां आए राहुल गांधी के सामने बातचीत में, वो चीजें नहीं हो पाई। बिल्कुल वो खाना पूर्ति की तरह ही होकर के रह गया। तो इससे निकलने, अगर आप निकलेंगे नहीं तो नीचे तक बातें नहीं जाएंगी। हमारा संबंध गांव से भी है, शहर से भी है। मैं लगातार इस बात को देख रहा हूं कि गांव गांव तक अगर इस बात को पहुंचा दिया गया है कि जी तुम्हारा दुश्मन हम सब हिंदू हैं और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है, तो इस एजेंडे का काट सिर्फ समाज संविधान सुरक्षा सम्मेलन किसी शहर, किसी कैपिटल में करके, किसी स्टेट की राजधानियों में करके आप नहीं इसको ये कर सकते हैं। आपको जिलों में, प्रखंडों तक जी अपने लोग चाहिए जो इन चीजों को ले जा करके लोगों को जुटा करके और उनके बीच में इन बातों को रखे। बिल्कुल बिल्कुल संक्षिप्त एक टिप्पणी चाहिए आपकी कि वहां पर महागठबंधन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट और है कांग्रेस और आरजेडी के अलावा, वो सीपीआईएमएल है, जिसके वहां पर 12 या 13 एमएलए हैं, उनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है राहुल गांधी के इस ट्रिप पर, या उनके बीच भी कोई डायलॉग हुआ है क्या, राहुल गांधी और सीपीआईएमएल के बीच? जी, उस पर तो नहीं हुआ है, लेकिन ये सीपीआईएमएल का कल एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इससे मिलता जुलता, जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसी प्लैंक पर, जिस प्लैंक पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, उसी प्लैंक पर सीपीआईएमएल क्या काम करने जा रहा है। कल यहाँ पटना पटना में एक कार्यक्रम सीपीआईएमएल की ओर से होने जा रहा है, जिसका नाम है सामाजिक समानता, न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बदलो जी बिहार समागम का आयोजन हो रहा है। जी जी बिल्कुल जी इसी तरह का एजेंडा है ये, जी और इस एजेंडे पर लगातार काम हो रहा है। जो मैं जी बात कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे समूहों को आप वहां पर चाहते थे जुटाना, जो इन सवालों को लेकर के लगातार लड़ रहे हैं। जी उसमें जी पार्टी पार्टी के बैनर की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग पार्टी के अलग अलग बैनर तले काम कर रहे हैं, तो उनको जुटाने की जिम्मेवारी थी और ऐसे लोग तैयार भी थे। लेकिन मुझे लगता है कि उसको
उस वहां तक पहुंचाया नहीं जा सका। जी जी हेमंत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और बहुत शानदार आपने व्याख्या की है। हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से इससे राहुल गांधी के बिहार ट्रिप को समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आप जरूर बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद। शुक्रिया।